हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 1 जो कि सीडीपी की रहने वाली है। और सीडीपी का वेटेज जिसमें भी होता है, चाहे वो आपका राजस्थान में पीजीटी का एग्जाम होने जा रहा हो या फिर आपका रीट मेंस होने जा रहा हो, जिस भी वैकेंसी में आपको टीचर बनना है और वहां पर आपसे साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो उसमें हम सीडीपी वाला जो पार्ट होता है वो आपसे पूछा जाता है, उसी को हम आपको कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तो आज जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। आपको पता है मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, देखिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। अतीत यानी कि पास्ट की अगर आप बात करते हैं तो बहुत लॉन्ग है। आप कह नहीं सकते, हमें नहीं पता है कि कितना लॉन्ग है, बट बहुत लॉन्ग है। जबकि अगर बात करें इतिहास की तो ये बहुत छोटा है। मतलब अगर इसकी हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत छोटा है। लेकिन अगर पास्ट की आप बात करते हैं, देखिए पास्ट में और हिस्ट्री में अंतर होता है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं पास्ट चीजें, लेकिन उन पास्ट चीजों का भी क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो जब पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आप बात कर रहे होते हैं तो आप इतिहास की बात कर रहे होते हैं। बाकी पास्ट तो बहुत पुराना, बहुत लंबा होता है। ठीक है। किसने कही थी दोस्तों? तो एबिंगहास ने कही थी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अतीत की अगर हम बात करें तो 400 ईसा पूर्व से ही ये शुरू हो गया था। जबकि अगर इतिहास की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ है। अब देखिए जो अतीत है इतना लंबा है कि हम 400 ईस्वी में थे ना, तभी से हमारे पूर्वज इससे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें या इसको हमने एज अ सब्जेक्ट जो अपनाया है अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के पर्पज से या रिसर्च के पर्पज से, वो क्या है हमारा इतिहास 16वीं शताब्दी से बनाइए। ठीक है, 16वीं शताब्दी। और अभी क्या चल रही है हमारी 21st सेंचुरी चल रही है। तो आप लगा सकते हैं कि 16वीं शताब्दी से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कितना अभी लंबा वक्त हुआ है, ये भी आप 400-500 साल हमें हो गए इसको पढ़ते हुए। लेकिन अगर हम अतीत की बात करें कि ये 400 ईसा पूर्व से ही चला आ रहा है। ठीक है। चलिए यहां तक अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपकी क्या होने वाली है दोस्तों? क्लास 1 है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दी जाएगी ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप जब प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। चलिए मनोविज्ञान ये हमने पढ़ लिया है। अगला पॉइंट देखिए, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि सबसे पहले किसने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? तो 1590 में रुडोल्फ गोइकर ने किया था। देखो यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोइकर ने किया। कब किया? तो 1590 में किया था। किसमें किया? तो अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। तो इतना याद रख लेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था किसने किया था? रुडोल्फ गोइकर ने किया था। और किस में किया था? तो अपनी उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। आगे बढ़े। चलिए मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? अब देखो फादर तो कहे जाते हैं अरस्तु। काफी बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि मैम मतलब मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कोई और कर रहा है, जनक कोई और कहलाया जा रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि हमने 16वीं सदी में इसको पढ़ना शुरू किया है एज अ सब्जेक्ट, या इस पर रिसर्च होनी शुरू हुई तो 1590 आ गया ना यहाँ पर। तो 1590 में साइकोलॉजी नाम का जो वर्ड दिया सबसे पहले कि हम इस विषय को क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलेंगे, तो वो रुडोल्फ गोइकर ने दिया था। ठीक है। ले और किसमें दिया? तो उनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया। अब यहाँ पे जनक कैसे बन जाते हैं मनोविज्ञान? क्योंकि देखो अब जैसे महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? नेशन ऑफ द फादर बोला जाता है इंडिया का, यानी कि महात्मा गांधी को पिता बोला जाता है। बट ऐसा नहीं है ना कि महात्मा गांधी से पहले देश के लिए किसी ने कुछ नहीं किया था, बट उस वे में नहीं कर पाए थे कि जिस वे में गांधी जी ने किया। तो इसी वजह से जनक कौन कहे जाते हैं? तो अरस्तु कहे जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की दशा और दशा को बदलने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जनक कहे जाते हैं। अब बात करेंगे जननी की। तो यहाँ पर जननी आपका कोई लेडी नहीं है बल्कि एक सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र। आपको पता होगा पहले के टाइम पर है ना लोग, मतलब कि जब आपका 15वीं सदी चल रही थी तो 15वीं सदी तक लोग क्या पढ़ते थे? फिलोसॉफी पढ़ते थे। आज भी वो डायलॉग होता है ना कि कोई ज्यादा दर्शन ज्ञान के बारे में बात करता है, यानी कि कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको गलत नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमको फिलोसॉफी मत झाड़ो। ठीक है, तो वही फिलोसॉफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र
कहते हैं, और दर्शन शास्त्र से ही उदय हुआ है किसका, मनोविज्ञान का। ठीक है, मनोविज्ञान सब्जेक्ट का उदय हुआ है दर्शन शास्त्र से। हालांकि इसको मनोविज्ञान शब्द दिया था रुडोल्फ गोइकर ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। लेकिन जब अरस्तु आए, अरस्तु ने इसको काफी अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि हाँ, मनोविज्ञान को हम एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई आप कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र को ही पढ़ रहे हैं, है ना। और आगे चलकर ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। जैसे संपूर्ण विज्ञान को आप कई पार्टीशन में कर देते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं, इस तरीके से, है ना। तो एक विज्ञान है, विज्ञान को हमने काफी सारी ब्रांचेस में बांट दिया है। उसी तरीके से हमने दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच बनाई है, क्या, मनोविज्ञान। क्या बनाई है हमने, मनोविज्ञान। यहां तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगोस से हुई है। अब देखो, जो यूनानी भाषा और लैटिन भाषा होती है ना, जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारी ग्रीक भाषा बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा, यूपी का रहने वाला, मतलब यूपी में उसका जन्म हुआ है, बिहार में वो रहता था, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम तक। अब वो राजस्थान में सेटल हो गया, मान लीजिए। अब यूपी बिहार का इंसान जो है वो कैसी बोली बोलेगा भैया, यूपी की भी मिक्स होगी उसमें, बिहार की भी मिक्स होगी, तब जाके वो राजस्थानी भी मिक्स कर देगा। तो तीनों स्टेट्स की भाषा को एक नई भाषा निकल कर आ जाएगी जब वो एक व्यक्ति 3 स्टेट की भाषा को मिला जुला के बोलेगा। तो ऐसे ही लैटिन और वैसे अलग अलग बात करें तो एक होती है लैटिन भाषा, है ना, एक होती है लैटिन भाषा और एक होती है आपकी यूनानी भाषा, है ना, जो यूनान में बोली जाती है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं ग्रीक भाषा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, आई होप, कि लैटिन भाषा और यूनानी भाषा का कॉम्बिनेशन ही आपका ग्रीक भाषा होता है। और इसी भाषा, यानी कि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी ग्रीक भाषा से हमें क्या मिलता है, साइकोलॉजी मिलता है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज को धन लगा के तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद कर रहे होते हैं हम, तो साइकी निकलता है और लोगोस निकलता है। अब चूंकि आपको पता है कि जिस शब्द को हम तोड़ते हैं तो उन दोनों ही शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि साइकी माने होता है आत्मा, साइकी माने होता है आत्मा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SOUL, सोल बोलते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक है। साइकी मतलब होता है आत्मा। हालांकि जब ये साइकी वर्ड आगे आगे चलता गया तो ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या कहते हैं, साइको माने होता है एक बीमार व्यक्ति, है ना, जो ज्यादा गुस्सा करेगा या ज्यादा शक करेगा, उसको बोलते हैं साइकी व्यक्ति, साइको है, ठीक है। लेकिन साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पीरियड पे साइकी का मतलब आत्मा को माना जाता था। और लोगोस का मतलब आपको पता है सदाबहार, अध्ययन करना या फिर विज्ञान, ठीक है। इसे शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम, सबसे पहले अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर बात करें तो सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। अब चूंकि साइकी का मतलब हिंदी में आत्मा होता है, तो ये तीनों के तीनों जो साइकोलॉजिस्ट थे, यानी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, इन तीनों ने कहा शब्द के आधार पर कि अच्छा, अगर आप साइकी का मतलब आत्मा बता रहे हैं तो हम इसे आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। अब देखिए, यहां से इन तीनों से पूछा गया, यानी कि प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे से पूछा गया, क्योंकि ये रिसर्चर भी थे। अब इन्होंने कहा कि भाई साइकी का अर्थ अगर आत्मा होता है तो हम साइकोलॉजी को क्या बोलेंगे, आत्मा का विज्ञान कहेंगे। तो इनसे पूछा गया कि भाई आप किस बेस पर, किस आधार पर आप इसको आत्मा का विज्ञान कह रहे हैं, इसमें कहाँ मतलब किसी सोल की बात हो रही है, मतलब किसी आत्मा की बात इस सब्जेक्ट में आप कहां पर कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग डिफाइन नहीं कर पाए। तो 16वीं सदी के अंत में आते आते, यानी कि 1590 के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो परिभाषा थी ना, ये अमान्य कर दी गई साइकोलॉजी की। फिर 17वीं शताब्दी आती है, उसमें क्या होता है, इटली के एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, पोपोलॉजी, है ना। देखो, 2 लोग हैं, एक तो है पोपोलॉजी जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, एक है पोपोलॉजी और एक है पेस्टोलॉजी, ठीक है, एक है आपके पेस्टोलॉजी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पेस्टोलॉजी है कि पोपोलॉजी है। पोपोलॉजी अब आए हैं 17वीं शताब्दी में, और पेस्टोलॉजी आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोपोलॉजी। इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को भाई नाम से इन्होंने क्या कहा कि जो रुडोल्फ गोइकर थे, उन्होंने मनोविज्ञान शब्द दिया, तो उन्होंने उसी को तोड़ के कहा कि भाई मनो माने हो गया मन, है ना, मनो माने हो गया मन,
और विज्ञान माने तो आपको पता ही है कि विज्ञान होता है। तो इन्होंने बोला कि 17वीं शताब्दी में कि हम मनोविज्ञान को क्या मानेंगे, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानेंगे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। इनसे पूछा गया कि आप बताओ ना कि मनोविज्ञान में नाम से, आप अगर नाम से संधि विच्छेद कर रहे हो तो फिर कैसे आप इसमें मन का विश्लेषण कहां पर हो रहा है, मतलब मन का अध्ययन कहां पर हो रहा है। तो ये डिफाइन नहीं कर पाए कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी परिभाषा जो है वो अमान्य घोषित कर दी गई। अब आता है 19वीं शताब्दी। देखो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की गई थी, क्योंकि दोनों ही परिभाषाएं 16वीं और 17वीं शताब्दी की जो परिभाषाएं थी वो अमान्य हो चुकी थी। तो 18वीं शताब्दी में आप ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि अगर किसी ने रिसर्च की भी होगी तो उन्होंने अपनी रिसर्च को सामने नहीं रखा होगा। आप भी जानते हैं भाई, अल्वा एडिशन ने 1000 बार आपका क्या किया था, बल्ब का क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया। अब जब वो हर बार 1000 बार तक वो हर बार फेल होते गए तो भाई उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो उनको डिमोटिवेट भी करते रहे, इसीलिए तो वो प्रयोग करते रहे, शांति से करते रहे, और लास्ट में हमें 1000 बार के बाद में हमें एक बल्ब मिला, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, एक सदी तक यानी 18वीं सदी के अंदर किसी ने भी इसको छेड़ा नहीं। मतलब अब ये मान के चलिए कि सब शांत हो गए, सारे साइकोलॉजिस्ट शांत हो गए। लेकिन 19वीं शताब्दी में फिर आते हैं कौन लोग, ये आते हैं तैयारी के साथ में विलियम बुंट आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं, वाइज आते हैं, जेम्स अली आते हैं। इनके कारण मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। भाई 19वीं शताब्दी में फिर से एक छटपटाहट हुई मनोविज्ञान सब्जेक्ट को लेकर, और विलियम बुंट भाई साहब हो या विलियम जेम्स हो, वाइब्स हो, जेम्स अली हो, इन चारों ने मिलकर क्या बोला कि भैया हम तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन है नहीं कि हम इसको मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान कहें, क्योंकि आप 2 सदियों में 200 सालों में उसको तो नेग्लेक्ट कर चुके हैं। और जब हमारा एक सदी आया, 18वीं सदी आया, तो हमने कोई हाथ पैर जो मतलब हिलाए नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो चौथी सदी आप देख पा रहे होंगे कि भैया 16वीं सदी आई, फिर 17वीं सदी आई, फिर 18वीं गैप हो गई, फिर 19वीं सदी में बात हो रही है। तो एक सदी 100 वर्ष, एक सदी 100 वर्ष, एक सदी जो गैप हो गई वो भी 100 वर्ष, और एक सदी 100 वर्ष, तो ये 400 वर्ष हो गए। अब 400वां वर्ष जब आता है तो 4 लोग एक साथ जाग जाते हैं, है ना। 4 लोग एक साथ जाग जाते हैं, कौन कौन, विलियम बुंट, विलियम जेम्स, वाइब्स और जेम्स अली, और ये चारों मिलकर मनोविज्ञान को कहते हैं चेतना का विज्ञान। अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा भी अमान्य घोषित कर दी गई। अब फिर से इनसे सवाल करने वालों ने पूछा कि आप किस वे में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियस माइंड का या कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस साइंस, आप इसे कैसे कह सकते हैं। अब ये चारों के चारों भी क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी ये परिभाषा अमान्य घोषित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान अभी तक 3 बार में मतलब एक तरीके से अपनी परिभाषाएं नहीं दे पाया अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो विलियम बुंट ने की थी। ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी में है, लिप्जिंग नामक एक शहर है जो कि जर्मनी में है, और 1879 में। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, है ना। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई, सर्वप्रथम सबसे पहले तो विलियम बुंट के द्वारा 1879 यानी 1879 में हुई थी, लिप्जिंग शहर जो कि जर्मनी का है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो इसीलिए कौन कहे जाते हैं, तो विलियम बुंट कहे जाते हैं, है ना। प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला के जनक पूछे जाएं तो विलियम बुंट आप लगाएंगे। 1879 से ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र रूप के विषय में सामने आया। अब भाई इन्होंने जब किसी ने भी चेतना का विकास नहीं माना, मतलब चेतना का विज्ञान नहीं माना साइकोलॉजी को, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र से हटा दिया किसको, दर्शन शास्त्र से हटा दिया मनोविज्ञान को। अब तो मानोगे ना भाई, दर्शन शास्त्र से जब हट जाएगा मनोविज्ञान तो अब तो आप मानेंगे ना। लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है अगर पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। क्या की है, कड़ी निंदा की है। किसने, विलियम मैकडूगल ने की है अपनी पुस्तक। तो पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। इसके पृष्ठ संख्या 16 पढ़ेंगे तो उसमें चेतना शब्द की क्या की है, कड़ी निंदा की है। 20वीं शताब्दी आता है, उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब देखो ये चौथी डेफिनेशन है, ठीक है, याद रखिएगा चौथी डेफिनेशन है। चौथी डेफिनेशन में आपको मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है ना। और आज भी हम इसको व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, आप खुश मन से बात कर रहे हैं, आप जो भी अपनी बॉडी के माध्यम से एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं, हम वो आपका बिहेवियर
में शामिल करते हैं और इसी बिहेवियर को हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। व्यवहार के विज्ञान के समर्थक कौन कौन रहे? तो बार्टसन रहे थे, वुडवर्थ रहे थे, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल रहे थे। ठीक है, इन चारों को, पांचों को हम क्या पढ़ेंगे? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद के जो जनक कहे जाते हैं वो बार्टसन कहे जाते हैं। तो याद रखेंगे, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं? बार्टसन। और बाकी के समर्थक अगर बात करें, व्यवहार का विज्ञान कहने के जो समर्थक हैं उसमें वाटसन भी हैं, वुडवर्थ भी हैं, स्किनर भी हैं, थॉर्नडाइक भी हैं और आपके मैकडूगल भी हैं। व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में ज्यादा। यानी ये जो व्यवहारवादी हैं इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो ये कहते हैं ना कि आनुवांशिकता के कारण किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है ना, बल्कि वातावरण में नहीं बदलता, तो ये इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं वंशानुक्रम से कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो है वातावरण में। भाई बच्चे ने पेट में क्या सीखा हमको नहीं पता, लेकिन वो समाज में क्या सीख रहा है उससे हमें मतलब है। तो समझ में आया, व्यवहारवादी वंशानुक्रम में विश्वास नहीं रखते हैं या कम रखते हैं, है ना, और वातावरण में ज्यादा विश्वास करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी न केवल वंशानुक्रम में विश्वास रखते हैं बल्कि वातावरण में भी विश्वास रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो वंशानुक्रम में कम विश्वास रखते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल खत्म, वो कम रखते हैं, हर केस में वो नहीं मानते। वाटसन क्या कहते हैं? देखो अब डेफिनेशन आ जाती है। वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना देता हूं या बना सकता हूं जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। भाई यही तो है, आपको टीचर जो आप बनेंगे, भाई टीचर बनेंगे तो जो आप कैसा बनाएंगे बालक को, कैसे बनाएंगे? आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 में कोई बच्चा गार्डनिंग का शौकीन होगा, कोई मतलब प्ले खेलने का यानी कि गेम्स खेलने का होगा, है ना, कोई बच्चा पढ़ने का शौकीन होगा, कोई बच्चा रीडिंग करने का होगा, है ना, किसी बच्चे को डांस का शौक होगा। तो भैया आपको बहुत सारे बच्चे मिल गए, भाई इनमें से किसको क्या बनाना है वो आप तय करेंगे, है ना, वो आप तय करते हैं। तो वाटसन ने यही बोला कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, कोई भी बालक दे दो और मैं उसे जो बनाना चाहता हूं डेफिनेटली मैं उसे वही बनाऊंगा। अब वुडवर्थ डेफिनेशन देते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। भाई आपने डेफिनेशन पढ़ी ना कि सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को ही त्यागा था, फिर उसने मन का त्याग किया क्योंकि उसे मन का विज्ञान कहने लगे कुछ लोग, फिर चेतना का त्याग किया क्योंकि चेतना कहने लगे थे, फिर मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। आज हम इसको चौथे नंबर की परिभाषा के आधार पर पहचानते हैं। ना तो आप इसे आत्मा का विज्ञान कहेंगे, अब ना ही आप इसे चेतना का विज्ञान कहेंगे, ना ही मन का विज्ञान। आप क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे व्यवहार का विज्ञान है। क्रो और क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा क्या बातें हुई? बच्चों के ऊपर हुई, बच्चों के व्यवहार के बारे में बातें हुई, इसीलिए उस शताब्दी को घोषित कर दिया इन्होंने 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ ही उनके व्यवहार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लास दोस्तों अभी तक 18 मिनट की हो चुकी है, कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते देखिए, मनोविज्ञान के जनक आपको मैंने बताया अरस्तु हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जब जुड़ जाएगा तो थॉर्नडाइक कहलाएंगे। मनोविज्ञान में जब शिक्षा ऐड हो जाएगा तो थॉर्नडाइक जनक कहलाएंगे। अगर मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक जुड़ जाएगा तो विलियम वुंट हो जाएंगे। इन्होंने कब प्रयोगशाला खोली थी? तो 1879 में, और लिप्जिंग शहर जर्मनी के। ठीक है, लिप्जिंग शहर था एक जर्मनी का, याद रखेंगे। आधुनिक जुड़ जाएगा तो आपके विलियम वुंट हो जाएंगे, और अमेरिका जुड़ जाएगा तो विलियम जेम्स हो जाएंगे। किशोर जुड़ गया तो स्टैनले हॉल हो जाएंगे, क्योंकि स्टैनले हॉल सबसे ज्यादा किशोरों के बारे में बात करते हैं। एंड इनकी जो पुस्तक है ना उसका नाम ही एडल्ट स्कैन है, क्योंकि किशोरावस्था को हिंदी इंग्लिश में एडल्ट स्कैन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। विकासात्मक जब जुड़ जाएगा तो जीन पियाजे आ जाएंगे, है ना। मनोविज्ञान के आगे व्यक्तित्व जुड़ जाएगा, ऑलपोर्ट आ जाएंगे। हालांकि ऑलपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्यक्तित्व मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चन एक आध दो आपसे पूछ लिए जाते हैं। सामाजिक जुड़ जाएगा तो कुट लेविन हो जाएंगे। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के जनक हो जाएगा मैकडूगल हो जाएंगे, मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। मौलिक व्यवहारवादी के जनक आपके स्किनर हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, सामान्य मनोविज्ञान होता है जिसमें हम बालक की सामान्य एक्टिविटी या सामान्य जो भी उसके कार्य होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं, रिसर्च करते हैं। असामान्य में होता है जो असामान्य बालक होता है उसकी असामान्य मनोविज्ञान में देखते हैं, जो भी रिसर्च होती है, जो भी स्टडी होती है।
तुलनात्मक मनोविज्ञान में हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हम नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन होता है, यानी प्रयोग करते हैं। इन तीनों से हमने जो कंपैरिजन किया है, फिर इन तीनों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। फिर सामाजिक मनोविज्ञान आता है, यानी कि समाज में बच्चा कैसे रहता है, उसके मन का व्यवहार जानते हैं हम, ठीक है। औद्योगिक मनोविज्ञान आ जाता है, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो उसके बिजनेस माइंड को पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो बाल मनोविज्ञान, सीडीपी जिसको बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और पी का मतलब होता है दोस्तों पेडागोजी। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान हमको ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। भाई किशोर के बाद में 18+ जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि प्रौढ़ावस्था में इन्होंने अब कदम रख लिया है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम गर्भ से लेकर क्या बात करते हैं, वृद्धावस्था तक की बातें करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको पता है बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, जैसे ट्यूशन में उसकी परिस्थितियां देखी जाती हैं, है ना, यानी कि उसका व्यवहार देखा जाता है, ट्यूशन में कैसा है, उसका स्कूल में व्यवहार देखा जाता है, तो वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। निदानात्मक मनोविज्ञान या उपचारात्मक मनोविज्ञान में हम समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है पशु मनोविज्ञान, और इस क्लास का अंतिम आता है परा मनोविज्ञान, जिसमें हम आधुनिक शाखा है ये अभी हाल फिलहाल में जोड़ी गई है। इसमें हम उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जब आपकी तंत्र मंत्र की जो बातें आती हैं तो वो किस में होती हैं, आपकी परा मनोविज्ञान में होती है। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैडम मुझे भूत दिखाई देता है ना, कोई बच्चा ये कहेगा कि मैडम मुझे भूत दिखाई देता है, तो हम किस में उसको ले जाकर उसके मतलब रिसर्च करेंगे, या उलझी हुई, भाई हम उससे पूछते हैं कि हाँ बेटा आपको क्या किसने बताया, या कैसे आपको लगता है कि भूत है वहां पर। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं कि बहुत कहानियां सुनने की वजह से क्या होता है कि वो भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसी बिहाफ पर हम क्या करते हैं, परा मनोवैज्ञानिक में उन बच्चों को हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो बच्चा इस तरीके की बातें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही था। इसके बाद हम अगली क्लास में, जो कि क्लास 2 हो जाएगी, आपकी क्लास 2 हो जाएगी, जिसके अंदर हम बाल विकास पढ़ेंगे, या इसको आप बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट आप इसे कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी अगर तैयारी है तो जिनकी नहीं है उनकी तैयारी हो जाए। साथ में आपको और क्या करना है, कमेंट में जरूर बताना है कि हाँ मैडम क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है। और जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं करते ना, क्योंकि रीट के टाइम पर मैंने आपको डायरेक्ट जब मैंने मॉडल पेपर करवाए थे या टेस्ट पेपर करवाए थे, तो आपने बोला था कि मैम पहले थ्योरी पढ़ा दीजिए, तो उस टाइम पर टाइम भी नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, आपके पास भी नहीं था। बट इस टाइम पर आपको बहुत अच्छी खासा टाइम मिला हुआ है। बट अगर आपने पीजीटी वगैरह का भी डाला हुआ है तो आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन रीट वालों के लिए टाइम बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से आप चाहें तो क्लास में नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी आप 300-400 रुपए की मार्केट से बुक परचेज करेंगे, यही सब बातें आपको उसमें मिलेंगी, बशर्ते कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा मैटर मिल जाएगा। लेकिन पढ़ना आपको नोट्स का मतलब होता है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट चीजों को मर्ज कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को मर्ज कर लेना, और ये नोट्स उसी का ही मर्जेशन है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं क्लास 2 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।